नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल अनटोल्ड मडोना में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मुंबई के समुद्र किनारे जब लहरें टकराती हैं तो लगता है जैसे शहर की रगों में कोई पुराना किस्सा फिर से जिंदा हो गया हो। इस शहर ने सपनों को भी पाला है और खौफ को भी। यहाँ चमकदार रोशनी के नीचे अंधेरे का एक सम्राट जन्मा था, हाजी मस्तान। उसका नाम लेते ही लोगों की आवाज़ धीमी पड़ जाती थी, मानो वह कोई इंसान नहीं, एक रहस्य हो जो कभी पूरी तरह खुला ही नहीं। कहते हैं हर डॉन का जन्म गरीबी की किसी टूटी दीवार के पीछे से होता है। यही दीवार 1926 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पनीर पट्टी में खड़ी थी, जब अब्दुल कादिर मस्तान मिर्जा नाम का एक दुबला पतला बच्चा जन्मा। पिता मामूली दर्जी थे जो दूसरों के कपड़े सिलकर घर चलाते थे। माँ चाहती थी कि बेटा मौलवी बने, मगर नेती कुछ और ही लिख चुकी थी। वह गांव की गलियों में अक्सर दूसरों के अमीर बच्चों को देखता और सोचता कभी मैं भी ऐसा बनूंगा कि सब मुझे जाने। सन 1940 के आसपास जब वह किशोर अवस्था में था, देश में आज़ादी की लहर थी, पर उसकी नज़र आज़ादी से ज़्यादा बम्बई पर थी। उस शहर पर जो हर गरीब को अमीर बनाने का सपना दिखाता था। 16 साल की उम्र में वह पिता की पुरानी साइकिल और कुछ पैसों के साथ निकल पड़ा बम्बई की ओर। वह नहीं जानता था कि यह यात्रा उसे कहाँ ले जाएगी, पर यह तय था कि वह अब लौटेगा नहीं। बम्बई उस समय एक बढ़ता हुआ बंदरगाह था। जहाज़ों की आवाज़, गोतियों पर काम करते मजदूर और दूर समुद्र में चमकते विदेशी जहाज। मस्तान ने वहीं मजदूर के रूप में काम पकड़ा, दिन रात माल उतारते, कभी धूप में कभी बारिश में। लेकिन उसकी आंखें हमेशा देख रही थीं कि कौन सी जहाज से क्या आता है, कौन से अफसर के नाविकों से गुपचुप बातें करते हैं और रात में कौन सी नावें बिना लाइट के बंदरगाह से निकल जाती हैं। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि इस शहर में असली दौलत उन जहाज़ों में है जो आधी रात को माल लाते हैं और आधी रात को ही गायब हो जाते हैं। यह था 1950 का दशक, जब भारत में विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध था और लोग विदेशी रेडियो, परफ्यूम, कपड़े, सोना पाने के लिए पागल थे। यह पागलपन तस्करी का रास्ता खोलता था। मस्तान ने पहले छोटे स्तर पर काम शुरू किया। वह तस्करों के लिए माल उठाने उतारने का काम करता। उसका काम था पुलिस की नज़र से बचाकर माल को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना। वह चालाक था, शांत था और भरोसेमंद था। धीरे धीरे उसने बंदरगाह के कुछ अफसरों से दोस्ती बना ली। उनकी जेब में नोट डालते हुए उसने सीखा कि इस शहर में सिस्टम पैसे से चलता है, नियमों से नहीं। सन 1955 आते आते मस्तान ने अपनी छोटी नाव खरीदी। अब वह दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करता था। उसका नेटवर्क बढ़ने लगा। अरब देशों से सोना लाने वाले एजेंटों से उसका संपर्क हो गया। वह रात के अंधेरे में समुद्र में जाता, जहाज से सोने की ईंटें लेता और उन्हें मुंबई की तंग गलियों में पहुंचा देता। हर सौदा उसे अमीर बनाता गया, हर रिश्ता उसे और मजबूत करता चला गया। धीरे धीरे उसका नाम बंदरगाह के हर कोने में गूंजने लगा, मस्तान भाई आ रहा है। उस दौर में कई और गिरोह सक्रिय थे, लेकिन मस्तान की बात अलग थी। वह हिंसा से दूर रहता, केवल व्यापार चाहता। उसका सिद्धांत था, बात से काम हो जाए तो बंदूक की जरूरत नहीं। इसीलिए पुलिस भी उसके नाम से घबराती तो थी, पर नफरत नहीं करती थी। सन 1960 के दशक तक वह हाजी मस्तान बन चुका था। उसने मक्का की यात्रा की और लौटकर सफेद कुर्ता, सफेद जूते और काला चश्मा पहनने लगा। उसके इस अंदाज ने उसे लोगों के बीच रहस्यमय बना दिया। अब वह सिर्फ तस्कर नहीं, एक ब्रांड था। उसने करीम लाला और वरदराजन मुदलियार से हाथ मिला लिया। तीनों ने मुंबई को 3 हिस्सों में बांट लिया। लाला डर का राजा था, वर्दा दक्षिण मुंबई का मालिक और मस्तान व्यापार का शहंशाह। तीनों में मस्तान सबसे शालीन, सबसे समझदार और सबसे चर्चित था। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसी दौरान तस्करी अपने चरम पर थी। सरकार का ध्यान सीमाओं पर था और बंदरगाह की निगरानी कम। मस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया। सोने की तस्करी से उसकी संपत्ति करोड़ों में पहुंच गई। उसने बड़े व्यापारियों से सीधा सौदा करना शुरू किया और पहली बार पुलिस के कुछ वरिष्ठ अफसर भी उसकी जेब में आने लगे। अब उसका घर आलीशान बंगले में बदल चुका था। वहां अक्सर फिल्मी कलाकार, राजनेता और उद्योगपति आते। वह बड़े सलीके से सबका स्वागत करता। किसी को डर नहीं लगता था कि वह अपराधी है। उसकी मुस्कान में विश्वास साफ झलकता था। सन 1969 में उसकी मुलाकात फिल्म जगत के कुछ लोगों से हुई।
उसने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया। उसे फिल्मों की चमक पसंद थी और शायद यही उसका असली सपना था। दुनिया उसे डॉन नहीं, निर्माता कहे। उस दौर में कई बड़े कलाकारों का करीबी बन गया। वह कहता था फिल्में ही असली तस्करी है जो जनता के दिल में उतर जाती हैं। पर हर उफान का अंत होता है। 70 का दशक आया तो देश में इंदिरा गांधी का आपातकाल लग गया। सरकार ने अपराध जगत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हाजी मस्तान की गतिविधियां पुलिस की निगरानी में आ गईं और 1975 में उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी चाल वही रही, शांत मगर भीतर से तूफानी। उसने जेल के भीतर भी अपना संपर्क बनाए रखा। कहा जाता है कि वहीं उसने कुछ राजनेताओं से ऐसे रिश्ते बनाए जो भार उसकी नहीं रहा बने। जेल से निकलने के बाद उसने ऐलान किया, अब मैं समाज सेवा करूंगा। 1980 में उसने राजनीति में कदम रखा। उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा समिति बनाई, बाद में भारतीय सेकुलर फ्रंट। वह मंचों पर भाषण देता, गरीबों के अधिकारों की बात करता। भीड़ उसे सुनने उमड़ती। लोग उसे अब मस्तान साहब कहते, अपराधी नहीं। लेकिन उसका अतीत उसकी छाया की तरह पीछा नहीं छोड़ रहा था। मस्तान ने अपने पुराने कारोबार को धीरे धीरे वैध व्यवसायों में बदल दिया। उसने फिल्म निर्माण, रियल एस्टेट और शिपिंग के धंधे में पैसे लगाए। उसके बंगले में अब भी चमक बरकरार थी। सफेद दीवारें, विदेशी सजावट और हर आने जाने वाले के लिए महकता इत्र। सन 1983 में जब दाऊद इब्राहिम का नाम उभरने लगा तो मुंबई का अंडरवर्ल्ड बदल गया। हिंसा का दौर शुरू हुआ। गोलियों की गूंज ने उस पुरानी तस्करी वाली शालीनता को खत्म कर दिया। मस्तान अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहना चाहता था। उसने कहा, ये नई पीढ़ी खून से पैसा कमाती है, मैं समझौते से कमाता था। वह पीछे हट गया, लेकिन दाऊद और उसके गिरोह के बढ़ते कदमों को देखता रहा। उसने कई बार कोशिश की कि अंडरवर्ल्ड में शांति बनी रहे, पर समय ने उसकी नहीं सुनी। अब वो शहर जो कभी उसके इशारों पर चलता था, नए नामों से गूंजने लगा। सन 1990 के आसपास उसकी तबीयत कमजोर पड़ने लगी। उम्र और तनाव ने उसे थका दिया था। वह अपने बंगले में ज्यादा समय गुजारने लगा, जहां दीवारों पर पुराने दिनों की तस्वीरें टंगी थी, बंदरगाह की, फिल्मों की और कुछ दोस्तों की जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अक्सर कहा करता था, मैंने जिंदगी में सब कुछ लिया, बस सुकून नहीं मिला। उसके चाहने वाले अब भी उसे देखने आते, हाथ चूमते, आशीर्वाद मांगते। वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, बस मुस्कुराता और कहता, डर से बड़ी कोई तिजोरी नहीं होती, उसमें हर आदमी बंद है। 1994 में जब खबर आई कि हाजी मस्तान नहीं रहा तो पूरा मुंबई थम गया। उसके जनाजे में भीड़ इतनी थी कि सड़कों पर चलना मुश्किल था। वहां अपराधी भी थे, पुलिस वाले भी और आम लोग भी। सब उसे आखिरी बार देखने आए थे। किसी ने कहा, आज मुंबई ने अपना आखिरी शरीफ डॉन खो दिया। उसकी मौत के बाद भी उसके किस्से जिंदा हैं। लोग कहते हैं कि वह जब बंदरगाह से गुजरता था तो हवाएं भी रुक जाती थीं। उसके सफेद कपड़ों में कोई दाग नहीं दिखता था, मगर उसके अतीत में हजारों रहस्य छिपे थे। कुछ कहते हैं कि उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत सारा धन गरीबों में बांट दिया। कुछ कहते हैं कि उसने सब कुछ वैध बना लिया, पर सच शायद वही है जो मुंबई के पुराने नाविक कहते हैं, मस्तान ने लहरों को नहीं, लहरों ने मस्तान को पहचाना। उसका नाम आज भी दाऊद करीम लाला वरदराजन के बीच सबसे अलग गिना जाता है, क्योंकि उसने अपराध को फैशन बना दिया, हिंसा के बिना डॉन बनने की मिसाल पेश की। वह जानता था कि असली ताकत डराने में नहीं, नियंत्रित करने में है। वह आदमी जो एक गरीब मजदूर के रूप में बंबई आया था, उसने इस शहर को अपने पैरों के नीचे झुका दिया। उसने दिखाया कि किस तरह एक इंसान किस्मत, चालाकी और संपर्कों के सहारे साम्राज्य खड़ा कर सकता है। मगर उसने यह भी साबित किया कि हर साम्राज्य अंततः गिरता है, चाहे वह कितना ही मजबूत क्यों ना हो। रात के सन्नाटे में जब मुंबई की लहरें किनारों से टकराती हैं तो लगता है जैसे हाजी मस्तान की आवाज फिर से गूंजती है, मेरे शहर में हर चीज बिकती है, बस सुकून नहीं।